नमस्कार, मैं अंजना चौधरी गजरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगाम की कक्षा 6 की हिंदी अध्यापिका। आज हम क्रिया यह पाठ पढ़ने वाले हैं। क्रिया जो हमारे दैनिक हर कार्य में होती है, जैसे कि उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना आदि। यह सारी क्रियाएं हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। तो आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जो पद यानी कि शब्द किसी काम के होने या करने का बोध करवाएं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो पद यानी कि शब्द हमें किसी काम के होने और करने का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वर्षा हो रही है, यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही है। यहाँ पर काम के होने का बोध हो रहा है। दूसरा उदाहरण है, उसमें देखें, मीना पत्र लिख रही है। यहाँ पर क्रिया स्वयं की जा रही है, यानी कि किसी काम के करने का बोध करवाया जा रहा है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जिन शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध कराए उन्हें क्रिया कहते हैं। अब हम धातु के बारे में जानेंगे। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसका मूल रूप? क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ जो है वह धातु है। पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा आदि क्रिया के रूप बनते हैं। यहाँ पर पढ़ना, इस क्रिया शब्द में पढ़ जो है वह धातु है। पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ है वो धातु है। पढ़ेगा, इस शब्द में भी पढ़ जो है वो धातु है। यानी कि क्रिया शब्द जो है उसका जो मूल रूप है वह धातु है। हिंदी में धातु के साथ ना लगाकर क्रिया के सामान्य रूप बनता है। हिंदी में धातु के साथ ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे कि सोना, उठना, खेलना आदि। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया का मूल रूप क्या है? सो, और उसमें ना लगने से वह कौन सा क्रिया शब्द बना? सोना। उसी तरह उठ के साथ लगने से बन गया उठना। खेल के साथ लगने से शब्द बन गया खेलना। तो इस तरह धातु के साथ ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम क्रिया के भेद देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया देखेंगे। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, यानी कि कर्म के बिना। अतः जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि हिरन दौड़ रहा है। हिरन दौड़ रहा है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। दादी जी सो रही है। सो रही है, यह क्रिया भी अपने आप में पूर्ण है। अतः ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब हम सकर्मक क्रिया उनके बारे में जानेंगे। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन वाक्यों को क्रियाओं के कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन गीत गा रहा है, यहाँ पर गा रहा है वह क्रिया है। माँ खाना बना रही है, बना रही है वह क्रिया है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव
कर्म पर पढ़ रहा है, तो यहाँ पर गा रहा है, तो वह गा रहा, क्या गा रहा है? गीत। तो गीत जो है वह कर्म है। यहाँ पर माँ खाना बना रही है, यह क्रिया है। तो माँ क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो खाना जो है वह कर्म है, और मोहन और माँ जो है यह कर्ता है। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी कि सकर्म क्रिया, यानी कि सकर्म क्रिया। उसी तरह अकर्मक, कर्ता प्लस क्रिया, यानी कि अकर्मक क्रिया। अब हमें अगर उदाहरण में से छांटना हो कि वाक्य सकर्मक है या अकर्मक, तो उसके लिए हम क्या और किसको इन शब्दों से प्रश्न करेंगे। अगर हमें उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक होगा, अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक होगा। तो पहले हम अकर्मक देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हिरन दौड़ रहा है, हिरन दौड़ रहा है। यहाँ पर हम क्या से प्रश्न करेंगे? हिरन क्या दौड़ रहा है? तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, दादी जी सो रही है। दादी जी क्या सो रही है, या फिर दादी जी किसको सो रही है? इन दोनों से प्रश्न करने पर भी हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यह अकर्मक क्रिया है। उसी तरह हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया, यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये उदाहरण कि माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या बना रही है या फिर माँ क्या बना रही है? तो हमें उत्तर मिल जाता है खाना, यानी कि वह कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि वाक्य अकर्मक है या सकर्मक क्रिया। कभी सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म भी रहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ बच्चों को खाना खिलाती है, तो खिलाती है यह क्रिया है। अब हम वापस क्या और किसको इनसे प्रश्न करेंगे कर्ता से। तो माँ क्या खिलाती है? तो खाना, तो यह मुख्य कर्म है। और माँ किसे खिलाती है? तो यह दूसरा कर्म है, जिसे हम गौण कर्म कहेंगे। दूसरे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यह क्रिया है, और शिक्षक जो है वह करता है। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? तो पुस्तक, तो पुस्तक जो है वह मुख्य कर्म है। और किसको पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों को, यह गौण कर्म है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वाक्य के दो कर्म भी हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इस तरह हमने क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, और सकर्मक में हमने द्विकर्मक के बारे में जाना। तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा।